हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अपन ने मानव रोगों के बारे में डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में। और अपन ने मानव रोग पार्ट फर्स्ट के रूप में पढ़ा था। ठीक है। अपन ने मानव रोगों में पढ़ा था कि जो मानव के रोग होते हैं वो दो भाग में बांटा था पहले उसमें मानव रोग। ठीक है। एक तो था कम्युनिकेबल और दूसरा था नॉन कम्युनिकेबल। ठीक है, संचारी या संक्रामक। ठीक है। और दूसरा असंचारी या संक्रामक, सॉरी असंचारी, है ना। तो दो रोगों के बारे में पढ़ा था अपन। ठीक है। अब संचारी रोग थे वो किसी भी तरह से एक पर्सन से दूसरे पर्सन फैलते थे, जबकि असंचारी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलते नहीं थे। ठीक है। तो संचारी रोग जो थे उनमें सबसे पहले अपन ने पढ़ा था जीवाणु जनित रोग। ठीक है। सबसे पहला पढ़ा था अपने जीवाणु जनित। ठीक है। दूसरा इसमें अपन ने पढ़ा था विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग। ठीक है। ये दो रोग अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। अब अपन आज इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे एक तो प्रोटोजोआ जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग। और तीसरा रोग तो चौथा रोग पढ़ेंगे अपन इसमें कर्मी जनित रोग। कर्मी जनित टीनिया सोलिनेस्केस वगैरह। और पांचवा पढ़ेंगे कवक जनित रोग। कवक जनित रोग। ठीक है। तो जो ये दो रोग थे जीवाणु जनित और विषाणु जनित, इनको तो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं? डिस्कस कर चुके हैं पिछले टॉपिक में। ठीक है। आज अपन पढ़ेंगे इन तीनों को। ठीक है। और एक असंचारी को, इसको भी आज ही कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो अपन लेट स्टार्ट वन बाय वन। इसको यहाँ से अपन हटा देते, स्लाइड निकालते हैं। ओके, तो आज अपन स्टार्ट करें प्रोटोजोआ जनित रोग। प्रोटोजोआ जनित रोग में सबसे पहला रोग है वो है मलेरिया। मलेरिया एग्जाम की दृष्टि से परीक्षा से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब की बार 2021 आर एस प्रीमियर से प्लाज्मा हेल्सिपोरेफेरम वाला जो टॉपिक उससे क्वेश्चन आया था। ठीक है। तो मलेरिया के हर लाइन टू लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर लाइन टू लाइन को अच्छी तरह से रीड करना और मनन करना उसके बाद में। ठीक है। तो मलेरिया के बारे में सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है, पूछा जा सकता है कि मलेरिया की खोज किसने की थी। मलेरिया की खोज की थी सर रोनाल्ड रॉस ने। ठीक है। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। इसके अलावा इसका जो रोग कारक है सभी को पता है, प्लाज्मोडियम से फैलता है। रोग कारक है प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम फैलता है किसके द्वारा? मादा एनाफिलिस मच्छर के द्वारा। अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। तो रोग कारक तो प्लाज्मोडियम है, जबकि इसका जो रोग वाहक है मादा एनाफिलिस मच्छर होता है। अब इसके मलेरिया के जो प्रकार होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है। पहला होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जो इंडिया के अंदर मोस्ट कॉमनली पाया जाता है। भारत में पाया जाने वाला सबसे प्रमुख प्रकार का जो है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है। प्लाज्मोडियम फेल्सिपेरम, इससे क्वेश्चन आते हैं कई बार। प्लाज्मोडियम फेल्सिपेरम जो है उसको दूसरी इसको सेरेब्रल मलेरिया बोलते हैं या वायरल मलेरिया भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो प्लाज्मा हेल्थ होता है उससे अपने दिमाग को जो अपना तंत्रिका तंत्र है उसको इफेक्ट करता है। ठीक है। इसके बाद जो यूरिन है उसको काला कर देता है। ठीक है। तो यानी कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया के बारे में बात करें, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड आ जाए मलेरिया से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, यानी कि यूरिन काला हो रहा है या तंत्रिका तंत्र को सिम्टम आ रहे हैं। ठीक है। तो वो सभी किस में आ जाएंगे? प्लाज्मोडियम फेल्सिपेरम में। ठीक है। इसके अलावा एक होता है प्लाज्मोडियम ओवेल, एक होता है प्लाज्मोडियम मलेरिया। ठीक है। तो 4 प्रकार का प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फेल्सिपेरम, तीसरा प्लाज्मोडियम ओवेल, चौथा प्लाज्मोडियम मलेरिया। इंडिया की बात करें तो सबसे मोस्ट कॉमन पाई जाएगा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ठीक है। और जब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का जो मलेरिया होता है वो होता है प्लाज्मोडियम हेल्सिपेरम। ठीक है। अब सबसे पहले इसकी बात करेंगे मलेरिया के लक्षणों की। ठीक है। तो मलेरिया के लक्षणों की बात करें तो ये मुख्य रूप से जो मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम किस पे अटैक करता है? आरबीसी पे अटैक करता है। किस पे अटैक करेगा? आरबीसी, यानी कि लाल रक्त कणिकाओं पे अटैक करता है। ठीक है। लाल रक्त कणिकाओं अटैक करके क्या करता है? नष्ट कर देता है। ठीक है। और लाल रक्त कणिका नष्ट कहाँ होती है? स्प्लीन यानी प्लीहा में होती है, सबको पता है। इसलिए प्लिया को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। ठीक है। क्योंकि आरबीसी को नष्ट करेगा, आरबीसी का जो डिग्रेडेशन होगा, नष्ट जो होगी वो कहाँ? प्लिया में होगी। इससे प्लिया का आकार बढ़ जाता है, स्प्लिनोमेगाली हो जाती है। ठीक है। और इसमें जब आरबीसी का डिग्रेडेशन होगा तो इसके अंदर वर्णक बनेंगे, कौन? पीत वर्णक बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? पीत वर्णक। ठीक है। और पीत वर्णक क्या किसमें? लीवर में जाके लीवर को खराब कर देगा। ठीक है। तो मलेरिया के अंदर पहला तो क्या हुआ? आरबीसी को नष्ट किया। आरबीसी किस में नष्ट हुई? प्लिया तो स्प्लीन में। किसमें? स्प्लीन में। ठीक है। तो पहला तो आरबीसी को इफेक्ट करेगा, दूसरा स्प्लीन को करेगा, और तीसरा किसको? यकृत को। ठीक है। तो 3 जगह यह अपना प्रभाव दर्शाता है। ठीक है। अब इसको स्लाइड के द्वारा पढ़ लेते हैं। तो ये लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी यकृत व प्लीहा को प्रभावित करता है। देख लिया, आरबीसी को तो नष्ट करेगा। आरबीसी नष्ट होती है किसमें? प्लीहा के अंदर, और वर्णक जाके जमा हो जाते हैं यकृत के अंदर। आरबीसी को नष्ट कर देता है जिससे खून की कमी आ जाती है। आरबीसी से खून की अपने आप कमी एनीमिया हो जाएगा। ठीक है। प्लीहा तो यकृत में सूजन आ जाती है,
ठीक है। इसके अलावा इसमें ठंड के साथ बुखार आती है मलेरिया का मोस्ट कॉमन जो बुखार का जो क्राइटेरिया तो ठंड के सर्दी लगे बुखार आता है। इसके अलावा प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम सबसे खतरनाक प्रजाति, कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया अपन डिस्कस कर चुके, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम सबसे खतरनाक प्रजाति की है, ठीक है, जो गंभीर प्रकार का एनीमिया तथा मस्तिष्क यानी कि सेरेब्रल मलेरिया करता है, ठीक है। तो सेरेब्रल मलेरिया पूछे, वायरल मलेरिया पूछे या सबसे खतरनाक मलेरिया पूछे तो प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2021 के अंदर ये इसका क्वेश्चन आया होगा RS। इसके बाद में बात करेंगे मलेरिया की जांच। मलेरिया की जांच ये सबको पता है, गाँव के अंदर बरसात के टाइम में जैसे मच्छर इकट्ठे होते हैं तो हेल्थ वर्कर्स आते हैं और क्या स्लाइड बनाते हैं, ठीक है। तो जो जांच है वो रक्त की स्लाइड बना करके सूक्ष्म दर्शक द्वारा, इसमें क्या रक्त की 2 प्रकार की स्लाइड बनाते हैं, एक तो पतली और एक मोटी, उनको बना के फिर माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं किस प्रकार का मलेरिया, वाइवेक्स है या फैल्सिपेरम है, मलेरिया ओवेल किस प्रकार का, ठीक है। तो इंडिया में मोस्ट कॉमन वाइवेक्स मिलेगा अपने को। फैल्सिपेरम के कुछ केस मिलते हैं। उपचार की जो दवाएं हैं वो भी इंपॉर्टेंट, इसकी क्विनिन, इसके द्वारा इसमें देते हैं क्लोरोक्विन देते हैं और एक आर्टिसोनेट, ठीक है। तो क्विनिन, क्लोरोक्विनिन और आर्टिसोनेट ये दवाई किसके लिए काम आती है, मलेरिया के अंदर, ठीक है। इसकी रोकथाम चूंकि मच्छरों के द्वारा फैल रहा है तो मच्छरों के लिए सीधी सी बात है, एक तो जल को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए और अपना जो वाटर सोर्स उसको ढके रखना चाहिए। इसके लिए इसमें मलेरिया के लिए गेम्बूसिया मछली है उसके लार्वा पानी में छोड़ देते हैं, जो गेम्बूसिया मछली की लार्वा है उसके अंडों को खा जाएंगे मच्छरों को, ठीक है। इसलिए DDT का छिड़काव करना चाहिए, ठीक। तो घर के आसपास पानी का जमाव को रोकना, समय से पानी के बर्तनों की सफाई, जलाशय को ढक रखना। जलाशय में गेम्बूसिया मछली, कौन सी मछली, गेम्बूसिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, गेम्बूसिया मछली क्या काम करती है, मलेरिया के नियंत्रण का काम करती है, ठीक है। मलेरिया नियंत्रण में गेम्बूसिया मछली आती है, उसके लार्वा को छोड़कर, और एक कहते हैं DDT का छिड़काव। नेक्स्ट स्लाइड। तो अपने प्रोटोजोआ जनित रोगों में सबसे पहला रोग पड़ा है मलेरिया, ठीक है। सेकंड रोग प्रोटोजोआ जनित में आएगा पायरिया, ठीक है। पायरिया का मतलब पाई का मतलब होता है पस, और पस का मतलब होता है हिंदी में मवाद, ठीक है, मैवाद, ठीक है। तो जो पायरिया है, पहली बात तो किसके द्वारा होगा, ये एंटमीबा जिंजिविलिस, इसका रोग कारक है एंटमीबा जिंजिविलिस, ठीक है। और क्या करता है, मसड़ों और दांतों को प्रभावित करता है, और मसड़ों दांतों को प्रभावित करके क्या करता है, पस यानी मसड़ों से रक्त हुए मवाद आना, दांतों का ढीला हुआ, ठीक है। तो पहला कारक एंटमीबा जिंजिविलिस, प्रभावित किसको करेगा, मुंह को, मुंह में क्या मसड़े हो दांत, और उसके अंदर क्या करेगा, होने लग जाएगा और मवाद लग जाएगा, ठीक। चल सीधी सी बात है कि दांतों को मसड़ों करा तो उनके हाइजीनिक भी ध्यान देना है, दांतों की सफाई, इसके अलावा हरी सब्जी और विटामिन सी, ठीक है। मसड़ों की हीलिंग, मसड़े जो होते हैं गम की हीलिंग और मसड़ों मजबूत बनाए रखने के लिए विटामिन सी का रोल अपन पढ़ चुके पहले, ये हो गया पाया। नेक्स्ट स्लाइड। इसमें प्रोटोजोआ जनित रोग में तीसरा रोग है स्लीपिंग सिकनेस या निद्रा रोग, नाम से निद्रा रोग, यानी इस रोग से प्रभावित जो रोगी होगा उसको नींद ज्यादा आएगी। नींद कब ज्यादा आएगी, तंत्र प्रभावित होगा तब। तो अतः ये स्लीपिंग सिकनेस की बीमारी किसको प्रभावित करेगी, मस्तिष्क को प्रभावित करेगी, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं इसका रोग कारक क्या होगा, इसका ट्रिपेनोसोमा, ठीक है, जो कि सीसी मक्खी, इसको सीसी मक्खी भी कहते हैं, जो है उसके द्वारा फैलता है, ठीक है। तो इसका रोगवाहक जो है प्रोटोजोआ वह किसके द्वारा फैलता है, ट्रिपेनोसोमा प्रोटोजोआ से फैलता है स्लीपिंग सिकनेस, और इसी जो रोगवाहक है वो है सीसी मक्खी, ठीक है। इसको अपने पढ़े मस्तिष्क को प्रभावित करेगा और बुखार और नींद आएगी, इन्फेक्शन तो बुखार तो आएगा, इसके अलावा नाम से स्लीपिंग सिकनेस यानी नींद ज़्यादा आएगी क्योंकि मस्तिष्क को प्रभावित करता है। इसको लगेगा तो काला आजार, तो काला का मतलब इसमें हो जाएगा चमड़ी का रंग काला, काली त्वचा, ठीक है। तो पहले इसका रोग कारक इसका लेशमैनिया डोनोवेनी, ठीक है, जो कि सैंड फ्लाई मक्खी के द्वारा, ये तो फैलता था सीसी फ्लाई, जब ये सैंड फ्लाई के द्वारा, ये होता था ट्रिपेनोसोमा प्रोटोजोआ से, और ये होता है लेशमैनिया डोनोवेनी प्रोटोजोआ से, ठीक है। और इसके वही इन्फेक्शन बुखार आएगा, इसके अलावा त्वचा का कालापन, ठीक है। इसके अलावा तीसरा एक पेचिस, नेक्स्ट रोग है पेचिस, डायजेंट्री कॉमन वर्ड है, हॉस्पिटल में कभी दिखाने जाते हैं तो सुना होगा। डायजेंट्री जो है एक इंटेस्टाइन का रोग है, ठीक है, यानी एक दस्त है, लेकिन दस्तों के साथ क्या ना, मवाद और खून का ना, ठीक है। तो डायजेंट्री मतलब होता है दस्त प्लस खून प्लस मवाद, दस्तों के साथ खून का और मवाद का ना, इसी को डायजेंट्री बोलते हैं। और किसके द्वारा फैलता है, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, ठीक है। तो एंटमीबा हिस्टोलाइटिका अपने पढ़ा पायरिया फैलता है एंटमीबा जिंजिविलिस, जबकि डायजेंट्री एंटमीबा हिस्टोलाइटिका जो कि आंत की कोलन में रहता है। लक्षण रक्त व श्लेष्म यानी मवाद टाइप की के साथ दस्ताना, पेट दर्द,
क्योंकि हार्नल का रोग है। उपचार के अंदर वो वही डायरेक्ट इलाज, इसका एंटीबायोटिक मेट्रोनिडाजोल देते हैं हम लोग। तो फ्लूइड थेरेपी मेट्रोनिडाजोल और पानी को उबाल कर पीना, ठीक है, वार्स वगैरह भी इसमें दे सकते हैं, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स में मेट्रोनिडाजोल, जो कि याद हो तो अच्छी बात है, बाकी याद हो नहीं हो तो भी ठीक है, ये कहीं कोई नहीं पहुँचने वाला। मैंने इसमें एंटोस्टोलाइटिका और इसके लक्षण क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये अपने प्रोटोजोआ जनित रोग हो गए थे। प्रोटोजोआ जनित रोग में पहला मलेरिया पड़ा, फिर दूसरा पड़ा पायरिया, तीसरा पड़ा अपने स्लीपिंग सिकनेस जो कि ट्रिपेनोसोमा द्वारा फैलती है और सीसी मक्खी इसका रोगवाहक होता है। फिर चौथा पड़ा अपने कालाजार, जिसमें काले चमड़े के साथ बुखार आता है। त्वचा काली हो जाती है, चमड़ी काली हो जाती है, लेशमिना डोनोवेनी के द्वारा फैलता है, ठीक है, और सैंड फ्लाई के द्वारा फैलता है, ठीक है। और उसके बाद में अपने अब नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो आगे अपन कर्मी जनित रोग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जीवाणु जनित हो गया पहला रोग, ठीक है, जीवाणु जनित हो गया। जीवाणु जनित वायरस जनित हो गया। वायरस जनित के बाद में प्रोटोजोआ जनित। अब थर्ड टाइप है कर्मी जनित संक्रामक रोग। कर्मी जनित संक्रामक रोग, इनमें सबसे पहला फाइलेरियासिस या हाथी पाँव, वेरी इंपॉर्टेंट। मलेरिया की तरह ये रोग भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहला इसका नाम ही हाथी पाँव, ठीक है। तो इसमें मरीज के जो पाँव होंगे वो हाथी जैसे मोटे मोटे हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो इन्फेक्शन होता है वो पैर की जो लिम्फेटिक वेसल्स होती है, लिम्फ लसिका वाहिकाएं, लिम्फेटिक वेसल्स, उनको प्रभावित करता है और वो मोटे मोटे हो जाते हैं, ठीक है। तो रोग कारक इसका सबसे पहला वाउचेरिया बैंकोप्टाई होता है। क्या होता है वाउचेरिया बैंकोप्टाई, जो कि क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है। स्टार्टिंग में तीन मच्छर पड़ते हैं अपने, एनाप्लिस, एडिस, एनाप्लिस और क्यूलेक्स। क्यूलेक्स के द्वारा फाइलेरियासिस फैलता है, ठीक है, और एडिस के द्वारा अपने चिकनगुनिया, डेंगू वगैरह, और एनाप्लिस के द्वारा मलेरिया अपने पड़ा, ठीक है। तो एक क्यूलेक्स मच्छर, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी, और एक रोग कारक। लक्षण में मुख्यतः लसिका तंत्र, किसको प्रभावित करता है, लसिका तंत्र। देखिए लास्ट के जो पैटर्न एग्जाम का इसमें रोग में ये भी आ रहा है कि कौन सा रोग कौन से तंत्र को प्रभावित करता है, तो किसको प्रभावित करता है, लसिका तंत्र को प्रभावित करता है, ठीक है। तो हर रोग को पढ़े तो उसमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये रोग कौन से तंत्र का है, ठीक है, मेनली कौन से तंत्र को इफेक्ट करता है, ठीक है। तो पिछली बार आया था एनसेफेलाइटिस वाला, ठीक है। तो एनसेफेलाइटिस का मतलब होता है ब्रेन, जापानीज एनसेफेलाइटिस किसको प्रभावित करता है, तंत्रिका तंत्र, तो मस्तिष्क को, ठीक है। जब ये रोग किसको करेगा, लसिका तंत्र को। पाँव फूलकर हाथी जैसे हो जाते हैं और इन्फेक्शन तो बुखार तो आएगा। उपचार में इसमें पानी को उबाल कर पीना, क्योंकि जो पानी से भी फैलता है। इसके अलावा दवाई के अंदर इसमें डीसी होती है, डाई इथाइल डाईइथाइल कार्बोमेजेपाइन, इसके अलावा एल्बेंडाजोल, ठीक है। तो ये डीसी नाम की एक दवाई और एक एल्बेंडाजोल, ये दो इसमें काम में लेते हैं, पाँव हाथी जैसा हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड इसमें आता है टीनियासिस। टीनियासिस का नाम से स्पष्ट है, तो रोग कारक क्या होगा, टीनिया सोलियम। रोग कारक होगा टीनिया सोलियम, जिसको पोक टैक वर्म बोलते हैं। पोक का मतलब होता है सुअर, ठीक है, अर्थात ये रोग सुअर के आधे पके हुए मांस को खाने से फैलता है, ठीक है। इन्फेक्टेड जो सुअर है और उसके मांस को अच्छी तरह पकाया नहीं, उसको खा लिया तो टीनियासिस नाम का रोग हो जाता है, जो कि हर नाल में जाता है और हर नाल में इसके अंडे पड़े रहते हैं और पेट में दर्द दस्त वगैरह ये करता है, ठीक है। सूअर के आधे पके मांस को खाने से होता है। लक्षण में हो जाएगा इसके अंडे हाथ में रहते हैं, पेट दर्द दस्त कब्ज इसका लक्षण होंगे, और उपचार के अंदर एल्बेंडाजोल इसका, ठीक है। इसके अलावा सूअर के मांस को अच्छी तरह पका कर खाना चाहिए, क्योंकि सूअर के मांस से फैल रहा है तो सूअर के मांस को पका कर खाओ, ठीक है। तो एल्बेंडाजोल इसमें ट्रीटमेंट होगा। एस्केरिस नाम से लग रहा है, एस्केरिस का मतलब एस्केरिस लुम्ब्रिकोसिस से फैलता है, ठीक उसी तरह भी हरनल का होगा, ठीक है। इसके अंडे भी हाथ में रहते हैं। इसके अलावा मुख्यतः बच्चों में होता है, ठीक है। पेट दर्द, बच्चों की वजह हो जाएगी, और रक्त की कमी एनीमिया का होता है, ठीक है। एस्केरिस क्या हो जाता है, एनीमिया, खून की कमी, क्योंकि इसके जो एस्केरिस लुम्ब्रिकोसिस है वो आयरन के अवशोषण को नहीं होने देता हरनल से। उपचार के अंदर वो सेम एल्बेंडाजोल टैबलेट देंगे। इसके अलावा फलों सब्जियों को अच्छी तरह से धो के खाना चाहिए, ठीक है। तो एल्बेंडाजोल टैबलेट और फलों को धो के खाना चाहिए। तो अपन ने याद देखा कि एल्बेंडाजोल टैबलेट कहाँ कहाँ काम आ रही है, तीन जगह काम आ रही है अपने एल्बेंडाजोल टैबलेट यहाँ पर, ठीक है। एक तो हाथी पाँव रोग में काम आई, हाथी पाँव रोग में एल्बेंडाजोल के अलावा डीसी भी काम में आया, डाइथल कार्बेंडाजोल, कार्बेंडाजोल, ठीक है। इसको सेकंड टीनियासिस के अंदर एल्बेंडाजोल काम आई। तीसरा एस्केरियासिस में भी एल्बेंडाजोल काम आई, ठीक है। तो कभी कभी दवाई पूछ लेते हैं कि इस रोग के ट्रीटमेंट के लिए कौन सी दवाई का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड अपन पढ़ेंगे कवक जनित रोग, ठीक है। कवक जनित रोग में यहाँ पर दो रोग पढ़ेंगे। इसमें जो स्लाइड है उसमें अच्छी तरह से दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो इसको अपन राइट डाउन करके पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पर कवक जनित रोग। कवक जनित
कवक जनित रोग दो प्रकार के पड़ेंगे। पहले तो पड़ेंगे दाद, जिसको बोलते हैं अपन रिंगवर्म, रिंगवर्म, ठीक है। रिंगवर्म का जो कारक होता है वो होता है ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मिफाइटोन। ट्राइकोफाइटोन, ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन, ठीक है। और कवक क्या होता है, चमड़े के अंदर रहता है और बाहर की ओर चकत्ते कर देता है, ठीक है। गोल गोल स्प्रे कर देगा और चमड़े के अंदर रहेगा, इसके लक्षण हो जाएंगे। तो कवक त्वचा के अंदर प्रवेश कर जाता है और त्वचा पर गोल गोल निशान छोड़ देता है। और इसका जो उपचार होगा, ट्रीटमेंट होगा, उपचार वो एंटी फंगल दवाइयाँ और क्रीम, ठीक है। एंटी फंगल दवाई इसके ट्रीटमेंट में देते हैं। इसका दूसरा है एथलीट फुट। एथलीट फुट कवक जनित पहला तो होता है दांत या रिंगवर्म, दूसरा एथलीट। इसका रोग कारक था ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन। एथलीट फुट का जो रोग कारक होगा वो एक ट्राइकोफाइटोन होगा, ट्राइकोफाइटोन, और दूसरा इसका होगा माइक्रोस्पोरम, माइक्रोस्पोरम। ये दो इसके रोग कारक होते हैं, दोनों कवक हो, ठीक है। अब इसमें लक्षण क्या होगा कि एथलीट फुट का मतलब जमीन, ठीक। फुट क्या जमीन पे टिके होते हैं, तो ये जमीन से फैलता है। ये जमीन से पैरों द्वारा फैलेगा, जमीन से पैरों द्वारा फैलता है। एथलीट फुट जमीन से पैरों द्वारा फैलता है, ठीक है। और अपने जो पैर होते हैं उसमें चकत्ते, दाने और खुजली होने लग जाएगी। इसके लिए भी ट्रीटमेंट उपचार के बारे में बात करें तो सेम वही एंटीफंगल दवाई और क्रीम, एंटीफंगल दवाई, ठीक। तो कवक जनित रोग होते हैं दांत और एथलीट फुट। नेक्स्ट स्लाइड अब आएगी असंचारी अथवा असंक्रामक रोग। अपन ने संक्रामक रोग कंप्लीट कर लिए। दूसरा रोगों का प्रकार है नॉन कम्युनिकेबल या नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है। तो ये कौन से रोग होते थे जो कि पर्सन टू पर्सन बिल्कुल नहीं फैलते थे, ये पर्टिकुलर पर्सन में होते थे। हाँ, कुछ रोग इनमें से आनुवांशिक जरूर होते हैं, ठीक है। तो इसमें पहली बात है कि ये रोग फैलते नहीं है, ठीक है। ये रोग फैलते नहीं है, ठीक है। और ये खराब जीवन शैली, खराब जीवन शैली में क्या क्या होता है, जैसे सही मात्रा में पौष्टिक आहार का नहीं लेना, फास्ट फूड का ज़्यादा उपयोग करना, धूम्रपान करना, मदिरा पान करना, कम शारीरिक परिश्रम करना, सोने का समय नियत न होना, इनके कारण होता है, ठीक है। तो लाइफ स्टाइल में चेंजेस, जो गलत लाइफ स्टाइल है उसके कारण असंचारी अथवा असंक्रामक रोग होते हैं। इनमें सबसे पहला जो रोग है वो बहुत कॉमन देखने को मिलता होता है मधुमेह अथवा डायबिटीज, ठीक है। तो मधुमेह डायबिटीज कौन से तंत्र, अग्नाशय ग्रंथि का रोग है। अग्नाशय ग्रंथि में अपन देखते हैं कि 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है उसमें, एल्फा बीटा और गामा। एल्फा से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, ग्लूकागोन, बीटा से होता है इंसुलिन, और जो गामा होता है उससे होता है सोमेटोस्टेटिन, ठीक है। तो जो अपना जो मधुमेह रोग है यहाँ पर, ये मधुमेह रोग किसको, बीटा सेल्स को इफेक्ट करता है, बीटा कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। तो इसके कारण क्या होता है, इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है, और इंसुलिन का काम अपन जानते हैं कि शुगर को कम करता है, ठीक है। तो जैसे ये इंसुलिन की मात्रा कम हुई तो शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ी, ठीक है। और शुगर की मात्रा बढ़ी तो क्या हुआ, डायबिटीज मेलाइटस हुआ, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं के खराब होने के कारण ये पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पाती है, जिससे रक्त में शर्करा अथवा ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक। डायबिटीज में ये होता है लक्षण। डायबिटीज के जो पर्सन हो गया तो जो पेशेंट होगा उसको भूख भी ज़्यादा लगेगी, प्यास भी ज़्यादा लगेगी और पैसा भी बार बार जाएगा। इसके अलावा हाथ पैरों में झंझनाहट, सूनापन होगा। इसके अलावा मुख्य तंत्रिका तंत्र, आँख और अपने जो गुर्दे होती किडनी, इनको इफेक्ट करता है, ठीक है। तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करेगा तो पूरे शरीर में झंझनाहट, सूनापन आएगा। आँखों को प्रभावित करेगा तो दिखना कम हो जाएगा, ठीक है। तो यह मुख्य रूप से आँखों, गुर्दों को तथा रक्त नलिकाओं को प्रभावित करता है। प्यास ज़्यादा लगेगी, बार बार मूत्र त्याग करेगा। इसके अलावा हाथ पैरों में सूनपन और झंझनाहट, क्योंकि तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर रहा है। इसके अलावा आँखों से कम दिखता है, क्योंकि आँखों को भी ये प्रभावित कर रहा है। इसके अलावा वीकनेस तो आएगी। इसी रोकथाम व उपचार, रोकथाम उपचार के लिए क्या करेंगे, जो चावल है और आलू है उनको उपयोग नहीं, उनका उपयोग बैन करना, ठीक है। जिस भी पर्सन को ये बीमारी है तो चावल और आलू का उपयोग नहीं करें। इसके अलावा जो शर्करा युक्त पदार्थ हैं, चीनी वगैरह, उनका उपयोग ना करें।
ठीक है। और ट्रीटमेंट के लिए इसमें और हाइपोग्लाइसीमिक दवाइयाँ, मेटफॉर्मिन वगैरह और इंसुलिन के इंजेक्शन वो इसमें देते हैं अपन, ठीक है। इसके अलावा लाइफ स्टाइल में नियमित व्यायाम करें, संतुलित आहार खाएं, ये सब इसमें शामिल है। तो इसमें नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, मिठाई, शर्करा, आलू का उपयोग कम करना, तनाव रहित रहना, तनाव से भी डायबिटीज फैलता है, इसके अलावा इंसुलिन इंजेक्शन और गोलियां। नेक्स्ट स्लाइड। संक्रामक रोगों में दूसरा जो रोग है वो आएगा एल्जीमर रोग, एल्जीमर्स डिजीज। ठीक है। तो एल्जीमर डिजीज कौन से तंत्र को प्रभावित करता है? मस्तिष्क को। और एक पार्किंसन, ये भी किसको प्रभावित करता है? मस्तिष्क को। तो ये दोनों के दोनों रोग है वो किसके हैं? मस्तिष्क या तंत्रिका तंत्र के रोग है, ठीक है। एल्जीमर डिजीज में तो क्या होता है? याददाश्त कम होती है। और पार्किंसन डिजीज है वो वृद्धावस्था के अंदर होता है और उसके अंदर चलने में दिक्कत आती है, कंपन और अकड़न हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम एल्जाइमर्स। मस्तिष्क की कोशिकाओं के नष्ट होने से याददाश्त में कमी और व्यवहार में परिवर्तन, इसमें दो चीजें होती हैं, ठीक है। ये लोग इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कौन से तंत्र को प्रभावित करता है और क्या सिम्टम है। तो एक तो इसमें याददाश्त में कमी आएगी, दूसरा व्यवहार में परिवर्तन आएगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें तंत्रिका कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। पार्किंसन रोग वृद्धावस्था में होने वाला रोग है। किसमें? वृद्धावस्था में। और वृद्धावस्था में तंत्रिका तंत्र के नष्ट होने के कारण शरीर में एक दो का कंपन, ठीक है, एक वो अकड़न और एक होगी चलने में दिक्कत, इसको बोलेंगे पार्किंसन डिजीज, ठीक है। दोनों में तंत्रिका कोशिकाएं नष्ट होती हैं, लेकिन पार्किंसन वृद्धावस्था का रोग है और एल्जीमर्स होता है वो पहले हो जाता है, इसमें याददाश्त में कमी आएगी। एक होता है गठिया रोग जो होता है, आर्थराइटिस जिसको बोलते हैं, इसमें मेन देसी भाषा में बात करें तो जोड़ों का दर्द। इसमें क्या होता है? शरीर के जॉइंट्स उसमें दर्द होता है। अब गठिया होता है तीन प्रकार का होता है। पहला बात करेंगे गठिया, गाउटी आर्थराइटिस। जो पहला गठिया है वो है गाउटी। गाउटी आर्थराइटिस, इसमें क्या होता है? कुछ भोजन प्रकार का होता है, जो लाल मांस, ठीक है। लाल मांस में यूरिक अम्ल ज्यादा होता है। क्या होता है? यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल, ठीक है। तो जैसे लाल मांस ज्यादा खाएंगे तो शरीर में यूरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाएगी और यूरिक अम्ल जो है वो क्रिस्टल के रूप में जॉइंटों में जमा हो जाता है और उससे गाउटी आर्थराइटिस हो जाता है, ठीक है। तो ये लाल मांस को खाने से होता है और लाल मांस में क्या होता है? यूरिक एसिड ज्यादा होता है और यूरिक एसिड जॉइंट्स में जाकर जम जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। गठिया आर्थराइटिस या दूसरा प्रकार ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है? जो जॉइंट होते हैं ना, उसमें जो कार्टिलेज होता है, ठीक है, वो नष्ट हो जाती है। जॉइंट में जो कार्टिलेज नष्ट हो गई तो जोड़ों का लचीलापन कम हो जाएगा, उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलेंगे, ठीक है। तो ये भी अधिक उम्र में का, पहले अधिक उम्र के लोगों में कार्टिलेज नष्ट हो जाता है। क्या? कार्टिलेज क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है, ठीक है। उसका जोड़ों का लचीलापन क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ठीक है। तीसरा था रूमेटोइड आर्थराइटिस। रूमेटोइड आर्थराइटिस में क्या होता है? जो कोई जॉइंट, मान लीजिए ये नी जॉइंट है, ठीक है। तो नी जॉइंट में ये जॉइंट इसके चारों मेम्ब्रेन पाई जाती है, इसको बोलते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? साइनोवियल मेम्ब्रेन, ठीक है। इस रोग में साइनोवियल मेम्ब्रेन के ऊपर एक तो, ठीक है, साइनोवियल मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है, और जो कार्टिलेज होता है बीच में उसके ऊपर कठोर पदार्थ, क्या? कठोर पदार्थ जम जाता है, कठोर पदार्थ जम जाते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो तीन प्रकार आर्थराइटिस हो गया। सबसे गाउटी आर्थराइटिस लाल मांस खाने वाला में होता है, उनमें यूरिक एसिड ज्यादा होता है, यूरिक एसिड जॉइंट में जाके जम जाता है। दूसरा होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है? कार्टिलेज नष्ट हो जाता है और जोड़ों का लचीलापन कम हो जाता है। तीसरा रूमेटोइड आर्थराइटिस में क्या होता है? इस साइनोवियल मेम्ब्रेन के ऊपर और कार्टिलेज उसके ऊपर कठोर पदार्थ जम जाते हैं, ठीक। तो ये आर्थराइटिस हो गया जो कि हड्डी होता है, जॉइंटों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसमें एलर्जी की। ठीक है। जब शरीर कुछ विशिष्ट प्रकार के, एलर्जी का मतलब होता है हाइपर सेंसिटिविटी, यानी अति संवेदनशीलता। एलर्जी को अपन सीधी भाषा में बोले तो अति संवेदनशीलता बोलते हैं। अति संवेदनशीलता, अपने शरीर का किसी एजेंट के प्रति अति संवेदनशील होना ही एलर्जी कहलाता है, ठीक है। तो जब शरीर कुछ विशिष्ट पदार्थ के प्रति अति संवेदनशील या हाइपर सेंसिटिव हो जाता है तो एलर्जी हो जाता है। और एलर्जी में क्या होता है? मास्ट कोशिका एक्टिवेट होती है। क्या? मास्ट कोशिकाएं। कौन सी कोशिका एक्टिवेट होगी? इसमें मास्ट कोशिकाएं, ठीक है।
और मास्ट कोशिका क्या रिलीज करेगी, हिस्टामिन। मास्ट कोशिका एक तो हिस्टामिन का सिक्रेशन करेगी, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर IgE भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि ये पहली बात तो इसमें क्या होता है, अति संवेदनशील हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा, इसमें कौन सी कोशिका एक्टिवेट है, मास्ट कोशिका, और मास्ट कोशिका क्या सिक्रेट करेगी, हिस्टामिन, ठीक है। इसके अलावा इसमें किसकी मात्रा बढ़ जाएगी, IG की मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो एलर्जी करने वाले पदार्थ, उनको एलर्जन कहते हैं। एलर्जन कुछ भी हो सकता है, धूल के कण हो सकता है, फूल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, XYZ, अनाज भी हो सकता है, गेहूं भी हो सकता है, ठीक है। ये संबंध मास्ट कोशिकाओं से स्रावित हिस्टामिन के कारण होता है, ठीक है। हिस्टामिन मास्ट कोशिकाओं का। इसके अलावा इसमें IG एंटीबॉडी की भूमिका निभाता है, IG की मात्रा इसमें बढ़ जाती है, ठीक है। इसके अलावा इसके लक्षण क्या होंगे, लक्षण एलर्जी किसी प्रकार के हो सकते हैं, छींक आना भी एलर्जी होता है, चमड़ी पे खुजली का चलना वो भी एलर्जी होता है, दाने निकलना वो भी एलर्जी हो सकता है। तो त्वचा पर दाने, सूजन, खुजली, सांस में दिक्कत, नाक व आंखों से पानी आना, सब एलर्जी के लक्षण है। उपचार क्या है, एलर्जी का कोई उपचार नहीं है, इसका बचाव, सबसे पहले इसका जो एलर्जी है इसका बचाव ही इसका उपचार है, ठीक है। इसके अलावा अगर एलर्जी हो गया तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या देंगे अपन, एक तो एंटीस्टामिन, सीट्रिजिन होगा, फिनाइलफ्रेनामाइन हो गया, ठीक है। इसके अलावा स्टीरॉइड देते हैं इसके अंदर। इसके अलावा एलर्जी से बचाव इसका मेन इलाज, तो एलर्जी का मेन इलाज क्या है, एलर्जी से बचाव। इसके अलावा इसमें क्या देते हैं, एंटीस्टामिन में सीट्रिजिन वगैरह और स्टीरॉइड देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है कैंसर, ठीक है। कैंसर भी असंक्रामक रोग होता है। तो कोशिकाओं के अनियंत्रित विभाजन होने से ऊतकों में असमान रूप से वृद्धि होते हैं। अनियंत्रित विभाजन होगा तो कोशिकाएं जो होती है वो जो ग्रोथ करेगी और गांठ के रूप में वो एक कैंसर बना देगा, ठीक है। प्रकार अलग प्रकार का होता है। कार्सिनोमा, ये पूछा सकते हैं कार्सिनोमा किसका है, तो कार्सिनोमा जो है वो अपने कोई किसी का जो शरीर होता है ना, उसकी त्वचा व अंगों को आवृत करने वाली एपिथेलियम यानी चमड़ी, तो कार्सिनोमा है किसका, चमड़ी का, किसी की मरीज की चमड़ी का कैंसर, चमड़ी का कैंसर है। अगर चमड़ी में कैंसर हो रहा है तो हो गया कार्सिनोमा। और सार्कोमा होता है संयोजी ऊतक का, सार्कोमा जो है वो है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक में हड्डी भी हो सकती है, कार्टिलेज भी हो सकता है, ठीक है, अस्थि उपास्थि पेशियां भी हो सकती हैं, ठीक है। तो कार्सिनोमा तो किसका, चमड़ी का, सार्कोमा है संयोजी ऊतक का। लिम्फोमा है वो लसिका तंत्र का है, L for L, ठीक है। लिम्फोमा लसिका तंत्र। और ल्यूकेमिया है वो रक्त का कैंसर है, ठीक है। ल्यूकेमिया है वो रक्त का कैंसर है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट, चारों के चारों इम्पोर्टेंट है। इसमें पूछेगा कि कार्सिनोमा किसका है, तो कार्सिनोमा एपिथेलियम तो शरीर को आवृत करने वाली एपिथेलियम का है। सार्कोमा किसका, संयोजी ऊतक, संयोजी अस्थि उपास्थि और पेशियां होती है। और लिम्फोमा किसका है, नाम से लसिका तंत्र का। और ल्यूकेमिया किसका, रक्त का कैंसर है, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स में वृद्धि होने के कारण जो ल्यूकेमिया जो रक्त का कैंसर है, इसमें क्या होता है, ल्यूकोसाइट्स यानी WBC, इसमें क्या होता है, ल्यूकोसाइट और WBC की इमेच्योर WBC बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएगी। कैंसर की मेन जांच जो होती है वो होती है बायोप्सी। बायोप्सी किसके लिए, कैंसर के लिए करते हैं। इसके लिए उपचार के लिए इसके अंदर एक तो रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, और कीमोथेरेपी जो दवाई काम में लेते हैं विनिक्रिस्टिन, विनब्लिस्टिन, जिसमें तीन लास्ट में विनिक्रिस्टिन, विनब्लिस्टिन वो सब इसमें आएगी। तो पहला इसका रेडियोथेरेपी, दूसरा कीमोथेरेपी, विनब्लिस्टिन, विनिक्रिस्टिन, ETC, ठीक है। इसके अलावा बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, अस्थि मज्जा का प्रत्यारोपण, और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इसके ट्रीटमेंट में देते हैं। तो रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, अस्थि मज्जा का प्रत्यारोपण और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कैंसर के उपचार के लिए काम में लेते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे आनुवंशिक रोग। आनुवंशिक रोगों में सबसे पहला बात करेंगे वर्णांता, ठीक है। एक तो वर्णांता, तो कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, और दूसरा हीमोफीलिया। दोनों में समानता है कि दोनों एक्स गुणसूत्र से संबंधित रोग हैं। किससे संबंधित है, एक्स गुणसूत्र से, ठीक है। और दोनों एक्स गुणसूत्र से संबंधित है, इसलिए इसमें जो स्त्रियां होगी ना, स्त्रियां वो तो क्या होगी, वाहक होगी। स्त्रियां तो क्या होगी, वाहक दोनों में। और जो पुरुष होंगे वो होंगे रोगी, ठीक है। दोनों रोगी कॉमन चीज है। वर्णांता और हीमोफीलिया एक्स गुणसूत्र से संबंधित होते हैं, रोग होते हैं। स्त्रियां की वाहक होती है, और इसके जो रोग जो किसमें होता है वो होते हैं पुरुष में, ये रोग पाया जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्णांता। एक्स गुणसूत्र प्रभावित होने से लाल और हरे रंग संबंधी कॉन्स का निर्माण नहीं होता है। इसका लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाता है। पुरुषों में होता है, स्त्री इसकी वाहक होती है, ठीक है। ये जो होता है वर्णांता वो रेड और ग्रीन कलर के जो कॉन्स होते हैं, आंखों में पड़ते हैं। रोड्स और कॉन्स दो प्रकार की कोशिका पाई जाती है। रोड्स होते हैं वो तो रात में देखने के लिए काम आते हैं, और कॉन्स तो कलर में विभेदन करने के लिए काम आता है। कॉन्स 3 प्रकार के होते हैं मेनली, रेड, ग्रीन और ब्लू, 3 के लिए होते हैं। इनके लिए अलग अलग कॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो एरिथ्रोलेब, साइनोलेब, ठीक है।
इस हिसाब से इसका नाम होता है, ठीक है। तो लेकिन वर्णांता के बारे में बात करें तो वर्णांता के अंदर रेड और ग्रीन इन दो को लिए जो कौन सा उनका निर्माण नहीं हो पाता है, ठीक है। यहाँ ब्लू से कोई मतलब नहीं है, रेड और ग्रीन। इसके बाद बात करेंगे अपन हीमोफीलिया के बारे में। हीमोफीलिया भी सेम वही है। पहली बात हीमोफीलिया में क्या होगा, हीमोफीलिया को शाही रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शाही रोग। और हीमोफीलिया में क्या होता है, चोट लगने पर रक्त बहता ही रहता है, इसमें थक्का नहीं बनता है, क्योंकि इसमें थक्का बनाने वाले जो कारक होते हैं फैक्टर नंबर 8 और फैक्टर नंबर 9। कौन कौन से फैक्टर होते हैं इसमें, फैक्टर 8 और 9, इन दोनों का निर्माण नहीं होता है इस रोग में। इस कारण रक्त थक्का नहीं बन पाता है और खून बहता रहता है। तो सामान्य चोट लगने के 5 से 6 मिनट के अंदर रक्त थक्का बनने के कारण रक्त बहना बंद होती तो होगी नॉर्मल कंडीशन कि चोट लगने के 5 से 6 मिनट में रक्त थक्का बन जाता है और रक्त बहना रुक जाता है। लेकिन हीमोफीलिया में क्या होता है, एक्स गुणसूत्र प्रभावित होने से रक्त का थक्का बनाने वाले कारक कौन से, फैक्टर नंबर 8 और फैक्टर नंबर 9 नहीं बन पाते, जिस कारण चोट लगने के बाद लगातार रक्त बहता रहता है और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। ओके, वर्णांता के समान यह भी एक्स गुणसूत्र संबंधी रोग है, केवल पुरुषों में ही होता है, इसलिए इसकी वाहक होती है, ठीक है। दोनों में होगी, दोनों की रोगों की क्या स्त्री वाहक होगी, पुरुष में होगा। और वर्णांता में क्या होगा, लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता, क्योंकि लाल और हरे रंग के कोन्स का निर्माण नहीं होता वर्णांता में, ठीक है। जब हीमोफीलिया में क्या होता है, फैक्टर नंबर 8 और 9 नहीं बन पाता, जिस कारण रक्त थक्का नहीं बन पाता और रक्त बहता रहता है। नेक्स्ट स्लाइड। अनुवांशिक रोग में तीसरा रोग है एलकेप्टोन्यूरिया, चौथा फिनाइलकेटोन्यूरिया। एलकेप्टोन्यूरिया जो होगा वो होमोजेनेटिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम की कमी के कारण होता है, और इसके कारण क्या होता है, हवा के संपर्क में जैसे यूरिन आएगा तो किस कलर का हो जाएगा, ब्लैक कलर, काला मूत्र, काला मूत्र, मूत्र का रंग क्या हो जाता है, काला हो जाता है। ये अपने को ऐसे बहुत डिटेल है, ठीक है। तो सिंपली इसमें एक तो होमो एंजाइम का नाम याद रखना है, होमोजेनेटिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम की कमी होगी इसमें, और मूत्र का रंग हवा के संपर्क आने से क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। दो चीज़, फिनाइलकेटोन्यूरिया में फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिल एंजाइम की कमी हो जाती है, और फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की कमी होने के कारण शरीर में फिनाइल एलेनिन की मात्रा बढ़ जाती है, और जो कि मस्तिष्क में जाके जमा हो जाता है और मेंटल रिटार्डेशन यानी मानसिक अमनता उत्पन्न कर देता है, ठीक है। ये फिनाइलकेटोन्यूरिया होता है, और इसके अंदर क्या होता है, यूरिन होता है, उसके अंदर चूहो जैसी स्मेल आती है। इसमें तो क्या होता है, यूरिन काले रंग का होता है, और इसमें क्या होगा, जो मूत्र होगा उसमें चूहो जैसी स्मेल आएगी, चूहो जैसी स्मेल आएगी किसमें, यूरिन में, ठीक है। तो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की कमी से होता है, फिनाइल एलेनिन की मात्रा बढ़ जाती है। फिनाइल एलेनिन मस्तिष्क में जाकर जमा हो जाने से मस्तिष्क अवमनता तो मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, ठीक है। और रोगी के मूत्र में मस्टी ऑर्डर, ठीक, कौन सा ऑर्डर रहते हैं, मस्टी ऑर्डर आ जाती है इसमें। नेक्स्ट अनुवांशिक रोग है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वर्तमान में इन्हीं में से क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्यादातर याद होनी चाहिए। तो अपने चार रोग डिस्कस कर चुके अपन अनुवांशिक रोगों में, 5 रोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपन अब। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये जितने भी सिंड्रोम है सारे के साथ इंपॉर्टेंट है, और मैंने इसमें पूछा था कौन से गुणसूत्र के प्रभावित होने से होता है, ठीक है। तो एक हो गया क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, एक एक्स गुणसूत्र एक्स्ट्रा में हो जाता है, ठीक है। और मोस्ट कॉमनली किसमें, स्त्रियों मिलता है, और एक एक्स गुणसूत्र के दिखता है कारण होता है, सॉरी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो होता है ना वो पुरुष में होता है, पुरुष में अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र होने से होता है, और जो पुरुष में जब एक एक्स गुणसूत्र अतिरिक्त हो जाएगा तो उनके लक्षण स्त्रियों जैसे हो जाएंगे, इसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है। तो ये होगा पुरुषों में अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र होने से होगा, ठीक है, और स्त्रियों जैसे लक्षण आएंगे। पटाउ सिंड्रोम जो होता है वो 13वें गुणसूत्र, पटाउ सिंड्रोम होगा, पटाउ सिंड्रोम जो होता है वो 13वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी करण होगा, ठीक है, और इसमें त्रिभुज आकार की ट्रायंगुलर नाक हो जाती है, ठीक है, ये होगा पटाउ सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम जो होगा वो 18वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी करण होगा, और इसमें मांसपेशियां होगी वो कमजोर हो जाएगी, ठीक है। डाउन सिंड्रोम होगा वो शायद ये पिछली बार क्वेश्चन आया था 2021 में, किसी गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण होता है, और इसमें एक तो शरीर का आकार छोटा बोनापन होगा, चेहरा चपटा होगा, मानसिक अमनता हो जाएगी, और असामान्य हाथों की रेखाएं हो जाएगी, ठीक है। और एक होता है टर्नर सिंड्रोम, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आया क्वेश्चन है। ये 44X0 यानी एक गुणसूत्र की कमी कारण होता है, ठीक है। महिला में एक एक्स गुणसूत्र की कमी के कारण होता है, महिला में पैदा हो गया एक एक्स गुणसूत्र कम हो गया, इस कारण महिला के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होंगे वो कम हो जाएंगे, ठीक है। तो
तो इसमें टर्नर सिंड्रोम बोनापन होगा, मानसिक रूप से सामान्य होगी लेकिन, और लैंगिक अवमंता होगी क्योंकि एक एक्स गुणसूत्र कम हो गया तो लैंगिक रूप से अवमंता हो जाएगी, और गर्दन के पीछे वाले भाग में झुर्रियाँ हो जाएगी, और स्त्रियाँ जो कि बांझ हो जाएगी। ठीक है, स्त्रियाँ जो बांझपन होगा इसमें क्योंकि एक एक्स गुणसूत्र नहीं पड़ रहा। एक्स गुणसूत्र क्या लैंगिक गुणसूत्र है, तो लैंगिक गुणसूत्र कम हो गया तो बांझपन हो जाएगा इनमें। ठीक है, तो सारे इसमें इंपॉर्टेंट है। क्लाइनफेल्टर जो था वो पुरुषों में होता है, एक एक्स गुणसूत्र का अधिकता कारण पुरुषों में स्त्रियों जैसे लक्षण आ जाते हैं। पटाउ सिंड्रोम जो होता है वो 13 गुणसूत्र की ट्राइसोमी से होता है, ट्रायंगुलर नाक हो जाती है। एडो 18 गुणसूत्र की ट्राइसोमी से होता है, कमजोर मांसपेशी होता है। डाउन सिंड्रोम जो होता है 21 गुणसूत्र की ट्राइसोमी से होता है, और इसमें क्या हो जाता है, बोनापन, चपटा चेहरा और मानसिक अवमंता हो जाती है। और टर्नर सिंड्रोम जो होता है वो महिलाओं में एक्स गुणसूत्र की कमी होने के कारण होता है, और महिलाओं में जब एक्स गुणसूत्र लैंगिक गुणसूत्र की कमी होगी तो उनमें लैंगिक रूप से अवमंता यानी कि बांझपन हो जाएगा और बोनापन भी हो जाएगा, लेकिन मानसिक रूप से सामान्य होंगे। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये सारे आनुवंशिक रोग हो गए। आनुवंशिक रोगों में एक रोग और होता है सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। ठीक, ये भी एक आनुवंशिक रोग होता है। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, हीमोग्लोबिन की दो चेन अल्फा और बीटा। इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन की बीटा चेन में, किसमें, हीमोग्लोबिन की बीटा चेन में 6th पोजीशन है, छठे स्थान पर ग्लूटामिक एमिनो एसिड, ग्लूटामिक एमिनो एसिड की जगह है वेलिन। कौन सा, वेलिन अमीनो अम्ल का प्रतिस्थापन हो जाता है, प्रतिस्थापन। ठीक है, तो सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन, सिकल सेल जो एनीमिया होता है उसमें हीमोग्लोबिन की बीटा चेन में छठे स्थान पर ग्लूटामिक एमिनो एसिड की जगह पे वेलिन अमीनो अम्ल का प्रतिस्थापन हो जाता है, और उसके कारण क्या होता है, आरबीसी जो होती है वो सिकल सेल हंसिया आकार की हो जाती है। कैसी हो जाती है, हंसिया आकार की। ठीक है, तो इसको बोलेंगे सिकल सेल डिजीज, जो कि एक प्रकार, जो भी एक आनुवंशिक डिजीज में आता है। नेक्स्ट, अब ये अपने पढ़ लिए कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अब पढ़ेंगे अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण रोग, और जो कि कुछ तो सिस्टम से रिलेटेड है और कुछ अपने प्रदूषण यानी पोल्यूशन से रिलेटेड है। इनमें सबसे पहला रोग पढ़ेंगे अपन, वो है ट्रेकोमा। ठीक है, तो पहला रोग है ट्रेकोमा जो तो आंखों की एक संक्रामक बीमारी है। ठीक है, आंखों की बहुत ज़्यादा तेज गति से फैलने वाली बीमारी है, और जो रोग कारक है वो क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस इसके कारण फैलता है। क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस जीवाणु से जो मुख्य रूप से आंखों को संक्रमित करता है। लक्षण होगा आंखों के, तो आंखों के सारे लक्षण, आंखों में पानी आना, जलन होना, सब कुछ। तो आंखों में पानी द्वारा इसका संक्रमण होता है, और लाल आंख हो जाएगी, आंखों में कणों का महसूस होना। ठीक है, इसके अलावा रोकथाम उपचार में स्वच्छता, आंखों को ठंडे साफ पानी से धोना, रोगी से दूरी बनाए रखना। इसके अलावा टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक दवाई। ठीक है, तो इसमें मेनली अपने को ये याद होना चाहिए कि ट्रैकोमा कौन से तंत्र को प्रभावित करता है, तो किसको प्रभावित करता है, आंखों की बीमारी है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है इसमें। बाकी डिटेल है वो याद हो तो भी सही, नहीं हो तो भी सही। मेंस के हिसाब से, बाकी के हिसाब से इतना याद होना चाहिए कि किस तंत्र को प्रभावित करता है, आंखों को प्रभावित करता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ब्लू बेबी, इसकी लाइन थोड़ी याद होनी चाहिए कि नाइट्रेट की अधिकता होता है, तो नाइट्रेट की अधिकता होने से नाइट्रेट हीमोग्लोबिन से जुड़कर के क्या बनाएगा, मीथ हीमोग्लोबिन। क्या बना लेगा, मीथ हीमोग्लोबिन का निर्माण कर लेगा। ठीक है, जो कि ऑक्सीजन परिवहन में समस्या उत्पन्न करता है। ठीक है, और बच्चों का रंग क्या पड़ जाता है, नीला पड़ जाता है। ब्लू का मतलब नीला, तो बच्चे, बेबी का मतलब बच्चा, यानी बच्चों में होता है। मीथ हीमोग्लोबिन के कारण रंग नीला पड़ जाता है, इसको ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के अंदर क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें तो क्या था, ब्लू बेबी में तो नाइट्रेट की दिक्कत थी, और इसमें क्या होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड की दिक्कत हो जाएगी। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता के कारण कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से क्या बनाएगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना रहा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। यहाँ क्या बना रहा, मीथ हीमोग्लोबिन। ब्लू बेबी सिंड्रोम में मीथ हीमोग्लोबिन बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। और दोनों इसमें भी क्या ऑक्सीजन परिवहन में बाधा उत्पन्न होती है, और ऊपर वाले में भी ऑक्सीजन, दोनों ही कंडीशन में ऑक्सीजन परिवहन में बाधा उत्पन्न होती है। ठीक है,
और जो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है सामान्यतः सर्दियों के समय बंद कमरे में सिगरेट जलाकर सोने से होता है। सर्दियों के टाइम अपन अखबारों में पढ़ते हैं कि रात को सिगरेट जला के कोई सो रहा था और सुबह घर वालों ने देखा तो उसकी डेथ हो गई। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं कि सर्दियों के टाइम रात को बंद कमरे में सिगरेट नहीं जलानी चाहिए, खिड़की को खुला रखना चाहिए। ठीक है, बंद कमरे में कभी सिगरेट नहीं जलानी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड की दिक्कत होगी और अपने हीमोग्लोबिन जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, जो कि ऑक्सीजन प्रयोग में बाधा उत्पन्न करता है और डेथ हो सकती है। नेक्स्ट स्लाइड। मिनामाटा। ठीक है, मिनामाटा जो है वो पारे के दिखता है। मिनामाटा किससे होता है? जल में पारे के दिखता है, पारे की दिखता होगी उसके कारण होगा। ठीक है, और मुख्य तंत्रिका तंत्र कौन से तंत्र को प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करेगा तो क्या होगा? हाथ पैरों में कमजोरी, सुनपन, देखने सुनने और बोलने में समस्या होता है। ठीक है, इटाई टाई केडमियम के दिखता है होता है। किसके दिखता है? सीधा केडमियम के दिखता है। ठीक है, और इस किसको प्रभावित करता है? हड्डियों और जोड़ों में दर्द। किसको प्रभावित करता है? हड्डियों को और जोड़ों को। मिनामाटा तंत्रिका तंत्र को, इटाई हड्डियों और जोड़ों को। ब्लैक फुट जो था वो आर्सेनिक की दिक्कत से होता है। ये होता है आर्सेनिक की अधिकता का। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है किसके कारण होता है, कौन से तंत्र को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। इसके बीच का नाम काफी सुन भी रखा होगा और बहुत ही कॉमन डिजीज है। परिवार में एक सदस्य हो गई तो लगभग सभी सदस्यों में ये फैल जाती है। बहुत तेज गति से फैलने वाला रोग है। ठीक है, तो रोग कारक इसका सार्कोप्टिस इसके कारण फैलता है। लक्षण ये मुख्यतः संपर्क द्वारा फैलता है, जो शरीर के फॉल्स का मतलब होता है जहाँ पर जैसे कांख है, ग्रोइन है, जन्नांग है, उनके आसपास से ज्यादा पाया जाता है। और खुजली जो कि रात के समय, इसके मुख्य लक्षण रात के समय ज्यादा खुजली का चलना। ठीक है, इसका उपचार क्या है? एक तो चूंकि संक्रामक रोग बहुत तेज गति से फैलता है, संक्रामक रोग को का प्रकार है, एक प्रकार से। ठीक है, तो ये रोगी से दूरी बनाए रखनी चाहिए। और इसके ड्रग्स के बारे में बात करें, दवाई कौन सी है? तो इसकी दवाई में एक तो परमेथ्रिन और एक आयोरमेक्टिन। ठीक है, परमेथ्रिन और आयोरमेक्टिन इसमें काम में रहते हैं। किसमें? इसके बीच के। एक येलो फीवर यानी पीलज्वर विषाणु जनित रोग है, जो कि एडिस मच्छर द्वारा फैलता है। एडिस मच्छर द्वारा डेंगू फैलता है और येलो फीवर उसी के द्वारा फैलता है। एक एपिडेमिक ड्रॉपसी। एपिडेमिक ड्रॉपसी है वो सरसों में मिलावट के कारण फैलती है। सरसों में आर्जिमोन मैक्सिकाना के बीजों को मिलाने से फैलेगा। ठीक है, तो सरसों में आर्जिमोन मैक्सिकाना के बीजों को मिलाने से ये रोग फैलता है। ठीक है, इसके अलावा लेथारिज्म होता है वो खसेरी दाल। ठीक, खसेरी दाल से मतलब बोआ, ये पॉइजन। ठीक है, एक बार सिलिकोसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। सिलिकोसिस कौन से तंत्र को प्रभावित करता है? ये अपने श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये लंबे समय तक खदानों में तो खदानों में काम होगा और फेफड़ों को प्रभावित करता है। किसको करता है? फेफड़ों को प्रभावित, श्वसन तंत्र को। ठीक है, इन लोगों में टीबी होने की संभावना ज्यादा होता है। टीबी में मैं पढ़ा था कि टीबी किन में, एक तो गरीब लोगों में होता है, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में। इसके अलावा जो कपड़े की मिल में काम करते हैं और खानों में काम करते हैं उनमें ज्यादा होता है टीबी। ठीक है, तो सिलिकोसिस वाले मरीज हो गए उनमें टीबी होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये अपने मानव रोगों का सेकंड पार्ट कंप्लीट। थैंक यू।